तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पंजाब जेल ब्रेक से जुड़े एक अपराधी परमिंदर के शामली में पकड़े जाने के बाद उससे पूछताछ जारी है और इस बीच आईजी और डीआईजी मौके पर पहुंच चुके हैं। कैराना में मुठभेड़ के बाद परमिंदर को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। श्रवण का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। श्रवण, अब तक क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है आपको? क्या कार्रवाई की जा रही है? पूछताछ में कुछ खुलासा हुआ है? जिस तरीके से आतंकवादी के द्वारा ये घटना की गई थी पंजाब में और फिर उसके सामने कराने को गिरफ्तारी ने जिस तरीके से बड़ी सफलता हासिल किया, उसी के बाद जिस तरीके से आईजी मेरठ और डीआईजी सहारनपुर मौके पर पहुंच चुके हैं और ये आतंकवादी से पूछताछ कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि जिस तरीके से हम लोगों के पास सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, एक लगभग 1 घंटे बाद अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। चलिए श्रवण, बहुत तकनीकी कुछ खामी नजर आ रही है, बहुत आवाज जो है आपकी स्पष्ट नहीं हम तक पहुंच पा रही है। बहरहाल दर्शकों तक हम ये खबर पहुंचा दें। सामने से जो खबर आ रही है, पूछताछ लगातार जारी है। मौके पर आईजी और डीआईजी पहुंच चुके हैं। ये बड़ी खबर सामने से निकल कर आ रही है। मुठभेड़ के बाद कैराना में यूपी पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। पूरे इलाके में अलर्ट जारी है। आईजी और डीआईजी मौके पर मौजूद। तो पंजाब जेल ब्रेक में शामिल एक शख्स को यूपी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद शामली से गिरफ्तार किया है और परमिंदर सिंह पेंदा को कैराना कोतवाली क्षेत्र के पानीपत खटीमा रोड पर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। वहीं यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दलजीत सिंह चौधरी ने हमारे चैनल इंडिया 24/7 पर जानकारी देते हुए बताया कि परमिंदर ने अपना अपराध कबूल कर लिया है और इससे आगे की पूछताछ लगातार जारी है। परमिंदर के पास से एक एसएलआर, सरकारी बंदूकें और कारतूस बरामद किए गए हैं और ये हरियाणा से खटीमा जाने वाले रास्ते पर एक एसयूवी पर सवार होकर भागने की कोशिश कर रहा था कि यूपी पुलिस की नाकेबंदी में ये फंस गया और जालंधर का रहने वाला परमिंदर कुछ दिनों पहले ही जेल से भागा था और आज इसने अपने साथियों के साथ मिलकर नाभा जेल पर हमला किया। परमिंदर एक पुलिसकर्मी की हत्या के मामले में जेल में कैद था और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दलजीत सिंह चौधरी ने क्या कुछ कहा, इस पर क्या रिएक्शंस दिए, हम सुनाते हैं आपको। पूरे यूपी में सुबह से ही हाई अलर्ट था इस मैटर को लेकर, क्योंकि इनिशियल इनपुट ये था कि यहां से भागे हुए, पंजाब से भागे हुए अक्यूज्ड हो सकता है नेपाल की तरफ जाएं। तो नेपाल के जाने वाले सभी रूट्स पर हमारी सुबह से नाकाबंदी थी। उसी के चलते ये गाड़ी शामली की तरफ जब आई है तो उसको चेक किया गया है, तो उसमें ये एक मेन अक्यूज्ड उसका मिला है जो इस घटना को ऑर्गेनाइज करने में, एग्जीक्यूट करने में खुद शामिल था और उसके पास से असलहे भी मिले हैं, जिसमें एक एसएलआर, 3 राइफल्स और काफी तादाद में कारतूस बरामद हुए हैं। बाकी की गाड़ियां, जैसे उसने बताया कि करनाल और पानीपत की तरफ हैं और इनिशियल प्लान इनका दिल्ली आने का था, लेकिन ये इस प्रकार से, जैसे मैंने बताया, डाइवर्ट हो गए हैं और इसने पूरी घटना का इकबाल किया है। ये खुद एक भागा हुआ अक्यूज्ड है जिसने खुद एक सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस का मर्डर किया था, उसमें ये जेल गया था, उसी में ये फरार भी हुआ है और इसी ने सब मास्टरमाइंड करके इस घटना को कारित किया है। तो यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दलजीत सिंह चौधरी ने इंडिया 24/7 पर पूरी घटना के बारे में बताया। हाँ, देखिए, ये खुद एक कैदी रहा है और ये खुद जेल से पहले भागा हुआ है, मार्च के महीने में भागा है। इसने एक सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस का मर्डर किया था, उसमें ये गिरफ्तार हुआ था और फिर भागा था। निश्चित रूप से इसके संपर्क और संबंध अन्य कैदियों के साथ होंगे और इसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर आज ये घटना ऑर्गेनाइज की और उसको कारित किया और उसके बाद ये सभी चारों गाड़ियों से दिल्ली पहुंचने के इरादे से वहां से चले हैं और बीच में रास्ते में एक गाड़ी करनाल और एक पानीपत की तरफ डाइवर्ट हुई है और एक गाड़ी ये यूपी में एंटर की है शामली के जिले में, जहां कैराना क्षेत्र में चेकिंग चल रही थी इन्हीं लोगों की। उसी में ये यहाँ पर सुबह से यहाँ अलर्ट था, उसी में ये आज पकड़े गए हैं और इनके पास से काफी सारे हथियार और काफी सारे कारतूस बरामद हुए हैं और इन्होंने अपनी पूरी घटना एक कंसेशन किया है और अपने अन्य साथियों के नाम भी उन्होंने बताए हैं और उन सभी नामों को और सभी सूचनाओं को हमने सभी संबंधित
एजेंसीज के साथ शेयर कर लिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले कुछ समय में अच्छी सफलताएं भी इसमें मिलेंगी। जी, एक बदमाश बताया जा रहा है कि पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसका नाम क्या है और जो क्या उसके साथ और भी उसके साथी थे और क्या वो जेल ब्रेक कर भागे हुए आतंकी थे? नहीं, जो आज हमने गिरफ्तार किया है उत्तर प्रदेश पुलिस ने, वो उसका नाम है परविंदर सिंह सन ऑफ रेशम सिंह, आरो जालंधर। ये रहने वाला जालंधर का है और ये जो अन्य साथियों के साथ मिलकर, जो इसके अन्य साथी जिसके इसने नाम पता एड्रेस हमें सब दिए हैं, उनके साथ मिलकर इसने आज की घटना ये पारित की थी। वहीं शामली से एक चश्मदीद ने पूरे मामले के बारे में बताया। वो ऐसा हुआ, बाजार में को जैसा बदमाश आया तो पुलिस उसके पीछे भाग रही थी। वो पुलिस वाले ने उसको पकड़ा, हल्का सा पुलिस वाला था, वो वजूद उसका हल्का था, तो उसने उस पुलिस वाले को ऐसा मारा, उसकी वर्दी फाड़ दी और वो पुलिस वाला बेचारा गिर गया। तो पीछे गाड़ी थी, जाम की वजह से पुलिस की गाड़ी वहां पे पहुंच नहीं सकी उस बदमाश के पास और मैं बदमाश के पीछे पीछे भागता रहा। काफी दूर तक के मैं भागा, दो तीन पुलिस वाले पीछे से आए। मैंने उनको कहा, मंगा जी और मैं बदमाश के साथ था बिल्कुल। तो जैसा पुलिस वाले उसके चारों तरफ को गए तो पुलिस वालों की हिम्मत नहीं पड़ी उसे पकड़ने की। तो इतने में मतलब जो पुलिस वाले जैसे उसको पकड़ने लगे तो वो एकदम हथियार पे हाथ गिरे पुलिस वालों के, पिस्टल छीनने था और राइफल भी छीनने था पुलिस वालों की। तो पुलिस वाले भी उसको लेवे नहीं लगे, फिर एकदम पब्लिक ने उस पर हमला बोला, पब्लिक ने पकड़ के उसको पुलिस को सौंपा। तो जालंधर का रहने वाला परमिंदर 2015 से फरार चल रहा था और ये निहाल सिंह गांव का रहने वाला है और पासी हवेली में इसने एक एएसआई की हत्या की थी। आपको बता दें कि इसके बाद इसे नाभा जेल में रखा गया था, लेकिन बहाने से अस्पताल जाकर से ये कुछ दिनों पहले फरार हो गया था। वहीं हरविंदर हथियार देहरादून लेकर जा रहा था और इसी दरमियान जब पंजाब पुलिस ने फॉर्च्यूनर कार का नंबर फ्लैश किया था तो शामली पुलिस ने नंबर हाथ पर लिख लिया था और उसी के चलते ये अपराधी पकड़ा गया। तो दारोगा की हत्या में ये वांटेड था। उधर हरियाणा के कैथल जिले के सोनू माजरा गांव से एक संदिग्ध कार बरामद की गई है। पंजाब नंबर की इस कार के पंजाब जेल ब्रेक से जुड़े होने की आशंका है और इस बीच जेल से भागे केएलएफ के चीफ हरमिंदर सिंह के उत्तराखंड या फिर हिमाचल में छुपे होने की आशंका है। इसे देखते हुए उत्तरी राज्यों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। सोनू सिंह का हम रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता देहरादून से जुड़े हुए हैं। सोनू, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस बात, क्या कुछ देख रहे हैं आप पुलिस की सक्रियता? देखिए आशुतोष, ये कहा जा सकता है कि जब से जो इंस्पेक्टर की हत्या का वांटेड असलों के साथ परमिंदर यूपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, तब से ही जो उत्तराखंड पुलिस है उसने अलर्ट जारी किया है और इस पूरे मामले का संज्ञान मुख्यमंत्री ने लेकर जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो गृह विभाग के सीनियर अधिकारी हैं, सचिव हैं, उनको अलर्ट जारी करने के लिए कहा है और गंभीरता बरते जाने की बात सरकार के मुखिया के द्वारा की गई है, क्योंकि जो बॉर्डर एरिया है, चाहे उत्तर प्रदेश से लगा हुआ हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय तथा नेपाल और चाइना से लगा हुआ बॉर्डर एरिया हो, वहां पर अतिरिक्त सतर्कता बरते जाने के निर्देश दिए गए हैं। साफ तौर पर पुलिस कर्मियों को, सुरक्षा कर्मियों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया और जो गाड़ियां उत्तर प्रदेश या अन्य क्षेत्रों से जो उत्तराखंड में प्रवेश करती हैं उन पर नजर रखने को भी कहा गया, यानी तलाशी ली जाएगी। तो ये कहा जा सकता है कि इस घटना के बाद अब उत्तराखंड पुलिस भी सतर्क नजर आ रही है और संभवतः कल प्रदेश के मुखिया जो पुलिस के सीनियर अधिकारी हैं उनके साथ बैठकर बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे और जो अपडेट्स हैं उस हालात से भी रूबरू होंगे। बिल्कुल सोनू, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और अब बताते हैं कि कैसे आज सुबह पंजाब के नाभा में जेल तोड़कर ये 6 कैदी फरार हुए। नाभा जेल के आसपास रहने वाले लोगों की सुबह आज गोलियों की तड़तड़ाहट से हुई। सुबह 10 बजे के करीब अचानक ही जेल कैंपस में गोलियों की आवाज गूंजी। लोग जब तक संभलते 3-4 गाड़ियों पर सवार चंद लोग तेजी से जाते हुए दिखे। इस घटना के बाद अचानक ही जेल कैंपस के आसपास पुलिस वालों की चहलकदमी बढ़ गई। आसपास से गुजरने वाली हर गाड़ी की चेकिंग हो रही थी। पुलिस अचानक ही अलर्ट मोड में आ गई थी। आखिर नाभा जेल में ऐसा क्या हुआ था कि चंद मिनट में ही पुलिस अलर्ट मोड में आ गई? आखिर जेल कैंपस में गोलियां क्यों चली थी?
चंद मिनटों में जब ये खुलासा हुआ कि नाभा जेल में इस शख्स समेत 5 कैदी फरार हो गए तो पुलिस वालों के होश फाख्ता हो गए। इस शख्स का नाम है हरमिंदर सिंह मंटू। खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का सरगना मंटू आज सुबह नाभा जेल से फरार हो गया। मंटू अकेला जेल से नहीं भागा, उसके साथ गैंगस्टर विक्की गोंडल और 3 दूसरे कैदी भी थे। अब सवाल ये कि आखिर इतनी हाई सिक्योरिटी जेल से इतना खूंखार आतंकी कैसे फरार हो गया, ये कहानी भी हम आपको बताएंगे। सुबह 10 बजे के करीब 10 हथियारबंद बदमाश पुलिस की वर्दी में जेल में दाखिल हुए। 3 से 4 गाड़ियों में सवार होकर ये बदमाश जेल में पहुंचे थे। जेल कैंपस में दाखिल होते ही इन बदमाशों ने अपने हथियारों से फायरिंग शुरू कर दी। जेल कैंपस में करीब 100 राउंड फायर किए गए। इसके बाद बदमाश हरमिंदर सिंह मंटू समेत 4 बदमाशों को लेकर फरार हो गए। ये में यहाँ पे झाड़ू ला रहा, अंदर फायरिंग हो रही, मैं दिवाली के पटाखे फूट रहे हैं, 2 जीवा भाग गए जेल से। उधर एकदम बंद के लिए तो बाहर फायरिंग करते हुए निकले, गड्डी में बैठे, उधर की लंग गई थी। पुलिस वाले सारे अंदर रूम से पड़ गए। कितने के लोग थे वो जो गाड़ी में भागे हैं? कितनी गाड़ी थी? 10-15 होंगी। गाड़ियाँ 3 थी, इधरों गई हैं। 3 गाड़ियों में भागे हैं? हाँ जी, इधरों गाड़ियाँ फिर मुड़ के आई। पुलिस वालों को बाहर नहीं निकलाएगा। इन्होंने बाद में चलाई हैं कि जब गोली चला देते तो उनका बंदा कोई फटड़ होता। जब पुलिस ने हमको बताया कि यहाँ गोलीबारी चले, हमने कहा वो तो अंदर से आप चला रहे हैं, उन्होंने दिखाना होगा भी हमारा मुकाबला हुआ है। हरमिंदर सिंह मंटू की फरारी की खबर मिलते ही पंजाब पुलिस के होश फाख्ता हो गए। खतरनाक आतंकी की फरारी की खबर मिलते ही पुलिस के अधिकारी सख्ते में आ गए। आनन फानन में पूरे पंजाब में अलर्ट घोषित कर दिया गया। हाई अलर्ट के ऐलान के बाद गुजरने वाली हर गाड़ी की तलाश शुरू हुई। नाभा जेल में कोई वारदात हुई है, उस जेल में से कुछ बंदे को चढ़ा के ले गए हैं। उसके संबंध में रेड अलर्ट हुआ है, हाई अलर्ट हुआ है। उसके बारे में हम गाड़ियाँ चेक कर रहे हैं, नाका लगाया हुआ है, सख्ती से पेश आ रहे हैं। गाड़ियाँ तो निकली जा रही है, जिन पर शक है वो करते हैं। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने डीजीपी के साथ बैठक की। खुफिया एजेंसियों को सतर्क किया गया। फरार हुए कैदियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस हाई सिक्योरिटी जेल से खूंखार आतंकवादी कैसे फरार हो गया। जेल की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों के बीच पंजाब सरकार ने एक्शन लिया और अधिकारियों पर गाज गिरी। असी कोई फिक्र ना करो, मगर लगे हैं पुलिस एक जगह से थोड़ा एनकाउंटर भी होया, वी विल कैच देम। कोई कहना इन्वेस्टिगेशन होम सेक्रेटरी विल गिव मी अ रिपोर्ट ऑन वेयर एवर लैप्सेस टुक प्लेस एंड हुएवर जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा ਉਹਨੂੰ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाऊगा। जो जेल सुपरिटेंडेंट डिप्टी सुपरिटेंडेंट ਉਹਨੂੰ नौकरी तो कर देता है इन डिसमिस। जो डीजी है, जो डायरेक्टर जेल का हेड है डीजी, ही हैज बीन सस्पेंडेड। हरमिंदर सिंह मिंटू का नाम बेहद खूंखार आतंकवादियों में शुमार होता है। खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का सरगना 2014 में पुलिस के शिकंजे में आया था। मंटू के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से बेहद करीबी रिश्ते रहे हैं। ऐसे में उसकी फरारी ने पंजाब सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। हरप्रीत सिंह, इंडिया 24/7 नाभा। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करें तो नोटबंदी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने आज विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम से लेकर कुशीनगर में हुई बीजेपी की परिवर्तन रैली तक पीएम मोदी नोटबंदी पर बोलते ही नजर आए और पीएम मोदी ने नोटबंदी के विरोध पर जहां विरोधियों को घेरा तो वहीं लोगों से कैशलेस समाज बनाने की भी अपील की। नोटबंदी के 19वें दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर खुलकर मैदान में आए। रेडियो से लेकर रैली तक पीएम मोदी ने नोटबंदी के फैसले पर ही जोर दिया। रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि ये 70 साल की बीमारी है जो इतनी जल्द ठीक नहीं हो सकती। ये निर्णय इतना बड़ा है, इसके प्रभाव में से बाहर निकलने में 50 दिन तो लग ही जाएंगे और तब जाकर के नॉर्मल अवस्था की ओर हम कदम बढ़ा पाएंगे। 70 साल से जिस बीमारियों को हम झेल रहे हैं, उस बीमारियों से मुक्ति का अभियान सरल नहीं हो सकता है। आपकी कठिनाइयों को मैं भली भांति समझ सकता हूं। उधर यूपी के कुशीनगर में बीजेपी की परिवर्तन रैली में
पीएम ने एक ओर जहां नोटबंदी पर विरोधियों को करारा जवाब दिया, तो वहीं लोगों से कैशलेस सोसाइटी बनाने की अपील भी की। 70 साल तक लुटा है, किसान के खेत में पानी पहुंचाना है। 70 साल तक लुटा है, उन पैसों को निकाल करके गरीब की झोपड़ी में बिजली का तार पहुंचाना है। 70 साल तक लुटा है, उन पैसों से गरीब बच्चों की पढ़ाई करवानी है। 70 साल तक जो लूटा है, उन पैसों को निकाल करके गरीब बुजुर्गों को दवाई दिलवानी है। आपके पैसे आपके हैं, बिना नोट के भी आप इसका खर्च कर सकते हो। भाइयों बहनों, ये नोटों का उपयोग काले धन वाले संग्रह करना चाहते हैं, हम काले धन वालों को सफल होने देना नहीं चाहते। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष जनता के दर्द को बखूबी समझता है। विरोधी लोग अपने खुद के हित के लिए नहीं, बल्कि इससे बुरी तरह से प्रभावित हुई देश की लगभग 90% जनता की पीड़ा को अपनी पीड़ा ही समझकर इसका विरोध कर रहे हैं, न कि विरोधी लोग काले धन व भ्रष्टाचार का विरोध कर रहे हैं। नोटबंदी के फैसले को लेकर पीएम मोदी पहले दिन से ही विपक्ष के निशाने पर है, लेकिन पीएम मोदी भी विपक्ष के हमलों का जवाब अब फ्रंट फुट पर आकर दे रहे हैं। रेडियो से लेकर रैली तक नोटबंदी के मुद्दे को पूरे जोर शोर से उठाकर पीएम मोदी ने जता दिया है कि वो इस मुद्दे पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। कुशीनगर से महेश मिश्रा, प्रदीप तिवारी और अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। तो नोटबंदी के खिलाफ कल होने वाले आंदोलन से पहले ही विपक्ष बट गया है और जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के सीएम नीतीश कुमार के आंदोलन से अलग होने के ऐलान के बाद पूरा विपक्ष कंफ्यूज नजर आ रहा है। हालांकि कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो कल भारत बंद नहीं बल्कि आक्रोश दिवस मनाएगी। उधर पीएम मोदी ने कुशीनगर की रैली में नोटबंदी के खिलाफ विपक्ष के आंदोलन पर ही सवाल खड़े कर दिए। एक तरफ सरकार, एक तरफ हम सब भ्रष्टाचार के सारे रास्ते बंद करने में लगे हैं, काले धन के सारे रास्ते बंद करने में लगे हैं और दूसरी तरफ भारत बंद करने में लगे हैं। नोटबंदी के विरोध में विपक्ष के आंदोलन पर कुशीनगर की रैली में पीएम मोदी ने कुछ इसी अंदाज में निशाना साधा। हालांकि भारत बंद पर सफाई देते हुए कांग्रेस ने कहा कि सोमवार को सिर्फ आक्रोश दिवस का आह्वान किया गया है, भारत बंद की अफवाह बीजेपी फैला रही है। पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस पार्टी की ओर से कल भारत बंद नहीं है, जन आक्रोश दिवस है, प्रोटेस्ट रैली होगा, पर भारत बंद का ऐलान हमने नहीं किया है। ये गलत प्रचार है, ये बीजेपी का डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है कि कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्ष पार्टियां भारत बंद चाहती हैं। उधर नोटबंदी के खिलाफ सोमवार को होने वाले आंदोलन से पहले विपक्ष की एकता में फूट भी पड़ गई है। जेडीयू ने नोटबंदी के खिलाफ किसी भी आंदोलन से खुद को अलग कर लिया है। जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पार्टी के सांसदों से सलाह के बाद फैसला लिया कि जेडीयू 28 नवंबर को विपक्ष के किसी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होगी। हम पहले से मानते हैं कि काला धन इस देश के इकोनॉमिक हेल्थ के लिए बहुत ही बुरा है और काला धन की निकासी होनी चाहिए। इस पर हमारे पार्टी का स्टैंड पहले से ही क्लियर है और इसीलिए जब हमारी सोच की बात कोई भी कर रहा हो तो हमको इसके स्वागत में खड़ा होना चाहिए। जेडीयू ने महागठबंधन में शामिल आरजेडी और कांग्रेस को अपने फैसले की जानकारी दे दी है। हालांकि आरजेडी विपक्ष में फूट से इनकार कर रही है, जबकि बीजेपी का दावा है कि नीतीश नोटबंदी पर केंद्र सरकार के साथ हैं। ये अपोजिशन का कुछ टूटने और जोड़ने का सवाल नहीं है, सवाल है इश्यूज का। जिस इश्यूज पर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, काले धन के बाहर से लाओ, भीतर से लाओ, कौन इसका विरोध करता, लेकिन काला धन के नाम पर गरीबों के आंखों में आंसू
बहाना इस आंसू में जो सत्ता में बैठे लोग हैं दिल्ली में वो बह जाएंगे। जो लोग काले धन के समाप्ति के पक्ष में हैं वो साफ दिख रहे हैं। जो लोग काले धन को समाप्त नहीं होने देना चाहते हैं वो इस देश में बंद बुलाना चाहते हैं, इस देश के अंदर भ्रम पैदा करना चाहते हैं। लेकिन देश प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है और कई दल भी इस नोटबंदी का समर्थन कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार जी ने नोटबंदी को साहसिक कदम बताया है और उन्होंने समर्थन किया है। लेकिन बिहार के अंदर कांग्रेस और लालू जी जो उनके महागठबंधन में शामिल हैं वो बंद बुलाना चाहते हैं, इस पर प्रदर्शन करना चाहते हैं। ममता जी उनका सहयोग लेना चाहती हैं। नोटबंदी के खिलाफ विपक्ष के आंदोलन को लेकर तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों में भी मतभेद है। लेफ्ट पार्टियों ने कहा है कि वो 28 नवंबर को पश्चिम बंगाल में 12 घंटे का बंद बुलाएंगे, जबकि ममता बनर्जी बंद के खिलाफ हैं। बहरहाल नोटबंदी के खिलाफ आंदोलन को लेकर फिलहाल विपक्ष कंफ्यूज नजर आ रहा है। हालांकि अब देखना यह है कि नोटबंदी पर आंदोलन को लेकर बंटे विपक्ष को जनता का कितना साथ मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। और स्विस बैंकों में ब्लैक मनी रखने वाले कुछ और नामों की जानकारी सरकार को मिली है। बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने स्विट्जरलैंड सरकार को 20 रिक्वेस्ट भेजी थी, जिसके जवाब में इन नामों की जानकारी दी गई है। मिली जानकारी में 3 लिस्टेड कंपनियां और भारत के एक भगोड़े कारोबारी का नाम भी शामिल है। पीटीआई के मुताबिक नई लिस्ट में कुछ गुजराती बिजनेसमैन के नाम भी शामिल हो सकते हैं। 3 लिस्टेड कंपनियों के अतिरिक्त एक रियल एस्टेट कंपनी का पूर्व सीईओ, दिल्ली के एक ब्यूरोक्रेट की पत्नी, दुबई में बस चुके एक इन्वेस्टर बैंकर और भारत से भागने वाला एक कारोबारी और उसकी पत्नी और यूएई की कंपनी शामिल है। और लिस्ट में जिन गुजराती कारोबारियों के नाम होने का संदेह है वो इस वक्त विदेश में रहते हैं। ट्रेडिंग से जुड़े इन कारोबारियों पर शक है कि इन्होंने पनामा और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में कंपनियां लिस्टेड कराई और फिर स्विस बैंकों में खाते खुलवाए। और इस रिपोर्ट के साथ ही दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए इंडिया 24/7। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार इंडिया सुपर।